मैं एक गरीब ऑटो चालक था। मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह होते ही मैं अपने पुराने और जर्जर ऑटो को धक्का लगाकर स्टार्ट करता और सड़कों पर निकल जाता। मेरे लिए हर दिन एक जंग जैसा होता था। जंग पेट की भूख से, जिम्मेदारियों से, हर उस किस्मत से जो शायद मुझसे हमेशा नाराज रहती थी। मेरा नाम रघु था। मेरे घर में बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। ऑटो की कमाई से ही घर चलता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी जेब में बस इतना ही पैसा होता था कि रात का खाना किसी तरह बन जाए। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानता था। उस रात भी मैं रोज की तरह सवारी ढूंढ रहा था। सर्दियों की ठंडी रात थी। घड़ी में लगभग रात के 12 बजे थे। शहर की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। हल्की हल्की धुंध फैलने लगी थी और ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई गुजर रही थी। मैंने सोचा अब आखिरी चक्कर लगाकर घर लौट जाऊंगा। लेकिन किस्मत शायद उस रात मेरे लिए कुछ और ही लिख कर लाई थी। जैसे ही मैं शहर के पुराने पुल के पास पहुंचा, मेरी नजर अचानक सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वे बुरी तरह कांप रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में ऐसा डर था जैसे वे किसी भयानक चीज से भागकर आई हो। जैसे ही उसने मेरा ऑटो देखा, उसने जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। भैया रुकिए। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि मेरा दिल पिघल गया। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में डर भी आया। रात का समय, सुनसान सड़क, एक अजनबी लड़की, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। आजकल लूटपाट के कई किस्से सुनने को मिलते थे। मैंने ऑटो थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर अचानक ब्रेक लगा दिया। मेरे अंदर की इंसानियत जीत गई। मैंने ऑटो पीछे किया और उसके पास जाकर रोका। वह लड़की तुरंत ऑटो के पास आई। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। भैया प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलिए। वे लोग मुझे मार देंगे। मैं चौंक गया। कौन लोग? मैंने पूछा। वे घबराकर पीछे देखने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। प्लीज सवाल मत पूछिए, बस जल्दी चलिए। उसकी हालत देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह सचमुच मुसीबत में है। मैंने कहा, बैठ जाओ बहन, जहां कहना है वहां छोड़ दूंगा। मैं जल्दी से ऑटो में बैठ गई। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और सड़क पर तेजी से बढ़ने लगा। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप रहे। सिर्फ ऑटो की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर अचानक मैंने पीछे देखा। वह लड़की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वे कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर मैं बच गई तो सब बता दूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और भी सवाल उठने लगे। तभी अचानक दूर से गाड़ियों के इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा। 3 काली गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से हमारी तरफ आ रही थी। लड़की का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोली, भैया तेज चलाइए, वो लोग आ गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है ये लोग? मैंने पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन ऑटो पुराना था और वे गाड़ियां बहुत तेज थी। कुछ ही मिनटों में वे हमारे बिल्कुल करीब आ गई। अचानक एक गाड़ी हमारे बराबर आकर रुकी। उसकी खिड़की से एक आदमी बाहर झुका। उसके हाथ में बंदूक थी। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। वे आदमी चिल्लाया, ऑटो रोको, नहीं तो गोली मार देंगे। मैं घबरा गया। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी पीछे बैठी लड़की अचानक बोली, भैया ऑटो मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैं दुविधा में पड़ गया। अगर मैं नहीं रुकता तो वे लोग गोली चला सकते थे, और अगर रुक जाता तो शायद इस लड़की की जान चली जाती। उस पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरे सामने खड़ा था। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ऑटो तेजी से आगे बढ़ने लगा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंज उठी। धड़ाम! एक गोली ऑटो के पीछे लगी। मेरे हाथ और ज्यादा कांपने लगे, लेकिन मैंने ऑटो नहीं रोका। कुछ देर बाद हम शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए। पीछे वाली गाड़ियां अचानक रुक गई और दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा, मेरे होश उड़ गए। लड़की सीट पर बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं घबरा गया। अरे, क्या हुआ तुम्हें? कोई जवाब नहीं। मैंने तुरंत ऑटो अस्पताल के तरफ मोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस लड़की के बैग में ऐसा राज छिपा था जिसकी वजह से मेरी साधारण जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और वे राज सिर्फ उसकी जिंदगी का नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। उस रात जब ऑटो अस्पताल की तरफ मोड़ा, मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे खुद अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। पीछे सीट पर वह लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था और वह खून धीरे धीरे ऑटो की सीट पर फैलता जा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर इसे कुछ हो गया तो पुलिस मुझे ही पकड़ लेगी। लेकिन उसी पल मेरे अंदर की इंसानियत ने कहा, पहले इसकी जान बचाओ, बाकी बाद में देखना। मैंने ऑटो की रफ्तार और बढ़ा दी। ठंडी हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था और ऑटो कई बार फिसलते फिसलते बचा। करीब 10 मिनट बाद मुझे सामने सिटी हॉस्पिटल की इमारत दिखाई दी। उसकी सफेद रोशनी अंधेरे में उम्मीद की तरह चमक रही थी। मैंने ऑटो सीधे इमरजेंसी गेट के सामने रोक दिया। कोई है? जल्दी आओ! मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज सुनकर दो वार्ड बॉय और एक नर्स बाहर दौड़कर आए। उन्होंने ऑटो के अंदर झांका तो लड़की की हालत देखकर तुरंत स्ट्रेचर ले आए। हमने मिलकर उसे ऑटो से उतारा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। नर्स ने जल्दी से कहा, जल्दी अंदर ले चलो, बहुत खून बह चुका है। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। अस्पताल के अंदर की तेज रोशनी और दवाइयों की गंध से मेरा सिर चकराने लगा। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन रूम में ले गए। दरवाजा बंद हो गया। वहीं बाहर खड़ा मैं देख रहा था। मेरे हाथों पर उसका खून लगा हुआ था। मैं बार बार अपने हाथों को देख रहा था और सोच रहा था, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। तभी अचानक मुझे याद आया कि उस लड़की का छोटा बैग अभी भी ऑटो में पड़ा है। मैं जल्दी से बाहर भागा और बैग उठा लाया। बैग बहुत हल्का था। मैंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी अंदर से एक हल्की सी बिप बिप की आवाज आने लगी। मैं चौंक गया। बैग में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज थी। मेरे मन में शक पैदा हुआ। मैंने धीरे से बैग की जिप खोली। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे होश उड़ गए। बैग के अंदर एक छोटा सा काला डिवाइस रखा हुआ था, जिसमें कई लाल नीली लाइटें जल रही थी। उसके साथ कुछ कागज और एक छोटी सी पेन ड्राइव भी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। मैंने जल्दी से बैग बंद कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, ये बैग किसका है? मैं घबराकर पीछे मुड़ी। एक डॉक्टर मेरे पीछे खड़ा था। मैं हकलाते हुए बोला, वो उस लड़की का है। डॉक्टर ने बैग हाथ में लिया और खोला। जैसे ही उसकी नजर अंदर गई, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत बैग बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाया। मैं पास ही खड़ा सब सुनने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर धीरे धीरे बोल रहे थे। हेलो, कंट्रोल रूम, ये सिटी हॉस्पिटल है। यहाँ एक बहुत अजीब मामला आया है। आप लोग तुरंत टीम भेजिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा, अब तो मैं फंस गया। कुछ ही मिनट में अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। लाल नीली बत्तियां पूरे परिसर में चमकने लगी। 4-5 पुलिस जीप और एक काली एसयूवी अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। उनसे कई पुलिस वाले और कुछ सादे कपड़ों वाले अधिकारी बाहर निकले। मैं सीधे इमरजेंसी वार्ड की तरफ आए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अधिकारी ने आते ही डॉक्टर से पूछा, कहाँ है वे लड़की? डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम की तरफ इशारा किया। फिर उसने बैग अधिकारी को दे दिया। अधिकारी ने बैग खोला। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुरंत अपने साथ खड़े दूसरे अफसर से कहा, पूरा अस्पताल सील कर दो। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कुछ ही सेकंड में पुलिस वालों ने पूरे इमरजेंसी वार्ड को घेर लिया। 2 पुलिस वाले मेरे पास आकर खड़े हो गए। तुम कौन हो? एक सख्त आवाज गूंजी। मैं कांपते हुए बोला, साहब, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। मैं उसे सड़क से लाया हूँ। अधिकारी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में शक साफ दिखाई दे रहा था। झूठ मत बोलना, सच सच बताओ, ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली? मैंने पूरी कहानी बता दी। वे ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या उसने रास्ते में कुछ कहा था? मैंने कुछ पल सोचा। फिर मुझे उसकी बात याद आई। मैं बोला, साहब, वे बार बार कह रही थी कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं और अगर वे लोग आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। अधिकारी की आंखें चमक उठी। उसने अपने साथी अफसर की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे डर था कि वही मामला है। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, साहब, आखिर हुआ क्या है? अधिकारी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जिस लड़की को तुम यहाँ लाए हो वो कोई आम लड़की नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। तो वे कौन है? मैंने पूछा। अधिकारी ने गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला, वे देश की खुफिया एजेंसी की अंडरकवर एजेंट है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन अधिकारी की अगली बात सुनकर तो मेरी सांस ही रुक गई। उसने कहा, और जिस डिवाइस को तुमने बैग में देखा, उसमें एक ऐसा डेटा है जिसके पीछे दुश्मन देश की पूरी एजेंसी पड़ी हुई है। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब मैं अनजाने में किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है, क्योंकि उसी समय अस्पताल के बाहर फिर से गाड़ियों के इंजन की तेज आवाजें सुनाई देने लगी थी और इस बार वह लोग लड़की को मारने के लिए सीधे अस्पताल तक पहुंच चुके थे। अस्पताल के बाहर गाड़ियों के इंजन की तेज आवाज सुनते ही पूरा माहौल अचानक बदल गया। पुलिस वाले तुरंत सतर्क हो गए। कमांडो अपनी अपनी पोजीशन लेने लगे। इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे बंद कर दिए गए और बाहर खड़े लोगों को अंदर आने से रोक दिया गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर पहले तक मैं एक साधारण ऑटो ड्राइवर था और अब अचानक मैं किसी बड़े ऑपरेशन के बीच खड़ा था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वह लड़की कौन थी और उसके बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए इतने लोग जान देने और लेने को तैयार थे। तभी वहीं एक अधिकारी मेरे पास आया जिसने मुझसे पूछताछ की थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, डरो मत, लेकिन अब तुम भी इस मामले का हिस्सा बन चुके हो। मैं घबरा गया। मैंने कहा, साहब, मैं तो बस मदद करना चाहता था, मुझे किसी मुसीबत में मत डालिए। अफसर ने कहा, अगर तुमने उस लड़की की मदद ना की होती तो शायद आज देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता।
उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम, पूरा अस्पताल कांप उठा। नर्स और मरीज डर के मारे चीख पड़े। पुलिस वालों ने तुरंत अपनी बंदूकें संभाल ली। एक जवान दौड़ता हुआ अंदर आया और बोला, सर, बाहर कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास हथियार है। ये सुनते ही अधिकारी ने आदेश दिया, किसी भी हालत में उन्हें अंदर मत आने देना। मुझे मुझे उस पल महसूस हुआ कि मामला कितना गंभीर है। मैं धीरे धीरे दीवार के पास खिसक गया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई गोली मुझे ना लग जाए। कुछ मिनट तक बाहर गोलियों की आवाज आती रही। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, लेकिन उस खामोशी में भी डर छिपा हुआ था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर जल्दी जल्दी बाहर आए। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अधिकारी से कहा, हमने लड़की की जान बचा ली है, लेकिन उसकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है। अधिकारी ने राहत की सांस ली और पूछा, क्या वे होश में है? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन उसने होश खोने से पहले एक नाम लिया था। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अधिकारी ने तुरंत पूछा, कौन सा नाम? डॉक्टर ने धीमे से कहा, रघु। ये सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ घूम गई। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने घबराकर कहा, मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा, फिर वे मेरा नाम क्यों लेगी? अधिकारी कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, शायद उसने तुम्हें भरोसे के लायक समझा होगा। तभी अचानक एक नर्स भागती हुई आई। उसने घबराकर कहा, सर, वह लड़की होश में आ गई है और वे उसी ऑटो ड्राइवर को बुला रही है जिसने उसे यहाँ लाया था। अधिकारी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मेरे साथ। मेरे कदम भारी हो गए। मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैं उसके साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। वहां का नजारा देखकर मेरी सांस रुक गई। वह लड़की बेड पर लेटी थी। उसके शरीर पर कई पट्टियां बंधी हुई थी और मशीनों से जुड़ी हुई थी। उसका चेहरा कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए। मैं उसके पास खड़ा हो गया। उसने कांपते हाथ से इशारा किया कि मैं थोड़ा और पास आऊं। मैं झुक गया। उसने बहुत धीरे से कहा, मेरे बैग में जो डिवाइस है उसे किसी भी हालत में दुश्मनों के हाथ मत लगने देना। मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बस एक ऑटो ड्राइवर हूँ। उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी भगवान अपने काम के लिए सबसे साधारण इंसान को चुनता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो वे पेन ड्राइव देश की सुरक्षा एजेंसी तक पहुंचा देना। उसमें बहुत बड़ा राज छिपा है। उसके शब्द सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी अचानक कमरे में लाइटें एक बार झपकी और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर से फिर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। किसी ने जोर से चिल्लाया, दुश्मन अंदर घुस आए हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली तूफान अब शुरू हुआ है और अब मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। कमरे की लाइट अचानक बुझते ही पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मशीनों की हल्की बिप बिप और बाहर से आती गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस पल मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा जैसे छाती फट जाएगी। डॉक्टर और नर्सें डर के मारे एक जगह सिमट गए थे। कमांडो तुरंत अपनी टॉर्च और बंदूकें संभालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, वे लोग अंदर घुस आए हैं, सब लोग सावधान। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने लोग एक घायल लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी बेड पर लेटी हुई लड़की फिर से हल्का सा कराही। मैं तुरंत उसके पास झुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और धीमे से बोली, रघु, वे लोग डिवाइस के लिए आए हैं। उन्हें पता चल गया है कि मैं जिंदा हूँ। मैंने घबराकर पूछा, कौन लोग? उसने बहुत मुश्किल से कहा, दुश्मन एजेंसी। वे लोग इस देश के बड़े शहरों में हमला करने वाले थे। मैंने उनका प्लान चुरा लिया। मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। मतलब उस पेन ड्राइव में वही राज था। तभी बाहर जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा हिल गया। कमांडो तुरंत दरवाजे के सामने खड़े हो गए। एक जवान चिल्लाया, सर, वे लोग दूसरी तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, बैक एग्जिट से लड़की को बाहर निकालो। लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, उसे अभी हिलाना खतरनाक होगा। हालात बहुत कमजोर है। अधिकारी कुछ पल सोचता रहा, फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने कहा, रघु, क्या तुम मेरी बात मानोगे? मैं घबरा गया। साहब, मैं क्या कर सकता हूँ? उसने धीरे से कहा, तुम्हें उस पेन ड्राइव को यहाँ से बाहर ले जाना होगा। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं उसने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि दुश्मन तुम्हें नहीं जानते। उनके लिए तुम सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर हो। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी बेड पर लेटी लड़की ने धीरे से कहा, रघु, कृपया। उसकी आंखों में भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। अधिकारी ने तुरंत बैग से पेन ड्राइव निकाली और मेरे हाथ में दे दी। इसे अपनी जेब में रख लो और पीछे वाले गेट से निकल जाओ। बाहर हमारी दूसरी टीम तुम्हें ले जाएगी। मैंने पेन ड्राइव कसकर पकड़ ली। तभी अचानक अस्पताल में कॉरिडोर में गोलियों की आवाज और तेज हो गई। एक कमांडो भागते हुए अंदर आया। सर, वे लोग तीसरी मंजिल तक पहुंच गए हैं। अधिकारी ने तुरंत कहा, रघु, जल्दी जाओ। मैंने आखिरी बार उस लड़की की तरफ देखा। वह कमजोर मुस्कान के साथ मुझे देख रही थी। मैं धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए। कॉरिडोर के आखिर में 3 नकाबपोश आदमी बंदूकें लिए खड़े थे। उनमें से एक ने मुझे देखा और चिल्लाया, वही है, इसके पास बैग था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने बंदूक मेरी तरफ तान दी। उस पल मुझे समझ आ गया कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। लेकिन तभी पीछे से कमांडो चिल्लाया, रघु, नीचे झुको। मैं तुरंत जमीन पर गिर गया। अगले ही पल गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कॉरिडोर में चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था। कुछ सेकंड बाद अब शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे सिर उठाकर देखा। 2 नकाबपोश जमीन पर गिर चुके थे, लेकिन तीसरा आदमी अभी भी खड़ा था। उसकी बंदूक सीधे मेरी तरफ तनी हुई थी। उसने धीरे धीरे कहा, पेन ड्राइव हमें दे दो, नहीं तो अभी यहीं खत्म कर देंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन तभी मेरे दिमाग में उस लड़की की बात गूंज गई। अगर ये उनके हाथ लग गया तो हजारों लोग मर सकते हैं। मैंने पेन ड्राइव जेब में कसकर पकड़ी और उसी पल मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला सामने खड़ा था। अगर मैं पेन ड्राइव दे देता तो शायद मेरी जान बच जाती, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो शायद पूरा देश खतरे में पड़ जाता। और तभी उस नकाबपोश आदमी ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कड़ी कर दी और मेरी सांस जैसे रुक गई। उस नकाबपोश आदमी की बंदूक सीधी
मेरी छाती पर तनी हुई थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी और उसकी आंखों में ऐसा ठंडा गुस्सा था जैसे वे किसी भी पल गोली चला देगा। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और मेरी जेब में वे पेन ड्राइव थी जिसके लिए इतनी गोलियां चल रही थी। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अगर मैंने डरकर वह पेन ड्राइव उसे दे दी तो शायद मैं जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा किया तो शायद हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। उस पल मुझे अपनी बूढ़ी माँ और छोटी बहन की याद आई। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने मन ही मन भगवान को याद किया और तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पेन ड्राइव नहीं दूंगा। नकाबपोश आदमी फिर चिल्लाया, जल्दी फैसला करो वरना गोली मार दूंगा। मेरी सांसें तेज हो गई, लेकिन मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने गुस्से से बंदूक सीधी कर दी और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ। एक कमांडो ने छलांग लगाकर उसे धक्का दे दिया। गोली चल गई, लेकिन छत में जा लगी। उसी पल बाकी कमांडो भी दौड़ते हुए आ गए और कुछ ही सेकंड में उस आदमी को पकड़ लिया गया। मैं अभी भी कांप रहा था। अधिकारी मेरे पास आए और बोले, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने रघु। अगर तुम डर जाते तो आज बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उसने मुझे खड़ा किया और जल्दी से पीछे वाले गेट की तरफ ले जाने लगे। अस्पताल के पीछे अंधेरा था और हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। वहां एक काली गाड़ी खड़ी थी। अधिकारी ने कहा, जल्दी बैठो, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैं गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी तेज रफ्तार से अस्पताल से दूर निकल गई। रास्ते भर मेरा दिल जोर जोर से धड़कता रहा। कुछ देर बाद हम शहर से बाहर एक बड़े सरकारी दफ्तर के सामने पहुंचे। वहां पहले से ही कई सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। मुझे अंदर ले जाया गया। कमरे में कई बड़े अफसर बैठे थे। अधिकारी ने उन्हें पूरी घटना बताई और फिर मेरी जेब से पेन ड्राइव लेकर मेज पर रख दी। कमरे में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। एक टेक्निकल अधिकारी ने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। जैसे ही स्क्रीन पर फाइलें खुली, सबकी आंखें चौड़ी हो गई। उसमें शहरों के नक्शे, हमले की तारीख और कई खतरनाक योजनाएं लिखी हुई थी। अगर ये जानकारी समय पर नहीं मिलती तो शायद देश के कई बड़े बड़े शहरों में भयानक हमला हो जाता। कमरे में बैठे एक वरिष्ठ अधिकारी ने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, रघु, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने सिर्फ एक लड़की की मदद नहीं की, बल्कि हजारों लोगों की जान बचाई है। मेरे लिए ये सब किसी सपने जैसा था। कुछ घंटे पहले तक मैं बस एक गरीब ऑटो ड्राइवर था और अब देश के बड़े अफसर मेरे सामने खड़े थे। लेकिन उसी पल मुझे उस लड़की की याद आई। मैंने तुरंत पूछा, साहब, वह लड़की कैसी है? अधिकारी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत अभी भी बहुत गंभीर है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल फिर से भारी हो गया। उस रात मैं वहीं कुर्सी पर बैठा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि क्या वह लड़की बच पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर वह ना बची तो शायद ये कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था और वही सच मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पूरी रात जागने की वजह से मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में बस वही लड़की घूम रही थी जिसने मुझ पर भरोसा करके देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और वही अधिकारी अंदर आया।
जिसने मुझे अस्पताल से यहाँ लाया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, रघु, तुम्हारे लिए एक खबर है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर पूछा, साहब, वह लड़की ठीक है ना? अधिकारी ने सिर हिलाया और बोला, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसकी जान बच गई। यह सुनते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अधिकारी ने कहा, वह अब खतरे से बाहर है और वह तुमसे मिलना चाहती है। कुछ देर बाद मुझे उसी अस्पताल में वापस ले जाया गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। कमरे में दाखिल होते ही मैंने उसे देखा। वह अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ज्यादा सुकून था। उसने मुझे देखते ही हल्की मुस्कान दी। मैंने पास जाकर कहा, तुम ठीक हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने धीरे से कहा, अगर तुम उस रात ऑटो ना रोकते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती और ये देश भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं शर्माते हुए बोला, मैंने तो बस इंसानियत के नाते मदद की थी। तभी कमरे में वही वरिष्ठ अधिकारी भी आ गए। उन्होंने कहा, रघु, सरकार ने फैसला किया है कि तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। तुम्हें नया घर और स्थायी नौकरी भी दी जाएगी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और बहन का चेहरा घूम गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी छोटी सी मदद मेरी जिंदगी बदल देगी। कुछ दिनों बाद शहर में एक छोटा सा समारोह हुआ। वहां कई अधिकारी और पत्रकार मौजूद थे। मुझे मंच पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। लेकिन उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब मेरी माँ ने मुझे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। उस रात घर लौटते समय मैं अपने पुराने ऑटो के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। वही पुराना ऑटो जिसने उस तूफानी रात मुझे उस लड़की तक पहुंचाया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। मुझे समझ आ गया था कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे साधारण इंसान भी सबसे बड़ा काम कर जाता है। इंसानियत से किया गया एक छोटा सा फैसला भी पूरी दुनिया बदल सकता है। और शायद यही उस रात की सबसे बड़ी सीख थी कि जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कि वही छोटा सा कदम किसी की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य भी बचा सकता है।